हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि अभी हम लोग रुक्मिणी पब्लिकेशन की तरफ से जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए, आज हम लोग उसका 10वां टेस्ट सीरीज जो है कवर करेंगे। इससे पहले हम लोग 9 टेस्ट सीरीज पूरा कर चुके हैं। 9 टेस्ट सीरीज हम लोग पूरा कर चुके हैं। अगर आप लोग इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस 9वें वीडियो का लिंक दिया है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ, पहला क्वेश्चन है कि लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है। लेंज नियम द्वारा संबंध ज्ञात किया जाता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में। प्रेरित ईएमएफ एवं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर में। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है। लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें जो लघुत्तम तरंग दैर्घ्य होती है वो होती है गामा किरण की। गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो क्या होती है, लघुत्तम होती है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखे 3 सेंटीमीटर ऊंचे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति एवं आकार क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 नंबर में, कह रहा है यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू वाई, म्यू वी और म्यू जी क्रमशः पीले, बैगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवर्तनांक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा संबंध नहीं है। इनमें से कौन सा संबंध नहीं है। सही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी म्यू भी बड़ा हो जाएगा म्यू जी से और म्यू जी जो है बड़ा हो जाएगा म्यू वाई से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा। उसके बाद अब ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जब किसी तांबे के तार में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो इसके सिरों पर विभवांतर 2.0 वोल्ट है। तो तार का प्रतिरोध यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या हो जाएगा। तो तार का जो प्रतिरोध हो जाएगा वहाँ पे 5.0 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5.0 ओम हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन। हिंदी का वाक्य दिया हुआ है और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। वाक्य देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दिया हुआ यहाँ पे वह शेर से बहादुर पूर्वक लड़ा। वह शेर से बहादुर पूर्वक लड़ा। तो इसका जो ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है, ही फॉट द लायन ब्रेवली। क्या हो जाएगा, ही फॉट द लायन ब्रेवली। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 7 नंबर में, कह रहा है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है यहाँ पे कह रहा है चूज करने के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ है, अब ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है बर्गलैरी, बर्गलैरी यह जो है यहाँ पे करेक्ट स्पेल्ड वर्ड है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है घनानंद किस काल के कवि थे। घनानंद किस काल के कवि थे। तो घनानंद जो है वह रीति काल के कवि थे। किस काल के, रीति काल के कवि थे घनानंद। ठीक है। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि गुरु नानक के पिता का नाम क्या था। गुरु नानक के पिता का नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या था। तो इनके पिता का नाम था कालू चंद खत्री। क्या नाम था, कालू चंद खत्री गुरु नानक के पिता का नाम था। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 10 नंबर में कि रसखान की भक्ति कैसी थी। रसखान की भक्ति कैसी थी। तो रसखान की जो भक्ति थी वह थी निर्गुण। कौन सी, निर्गुण थी। रसखान की भक्ति निर्गुण थी। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 11, जेड का पावर एक्स पावर ए आवर्त सारणी के 12वें वर्ग का सदस्य है। यदि एक अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो नया तत्व किस समूह का होगा। नया तत्व किस समूह का होगा। तो यहाँ पे जो नया तत्व हो जाएगा वो हो जाएगा 10वें समूह का। कौन से समूह का, 10वें समूह का हो जाएगा। ठीक है। 10वें समूह का यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है
कह रहा है कि किसका आकार सबसे छोटा है, किसका आकार सबसे छोटा है। तो इसमें जो सबसे छोटा आकार हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम का। क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का आकार जो है क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि लोहे पर निम्नलिखित धातु का लेपन गैल्वेनीकरण कहलाता है। यानी कि लोहे पर किस धातु का लेपन जो है वह गैल्वेनीकरण कहलाता है, जिसको कि गैल्वेनाइजेशन भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, जिंक। जिंक धातु का जो लेपन होता है लोहे पर उसे ही गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण कहा जाता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर में कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सी मेंडलीव के आवर्त वर्गीकरण की विशेषता नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ है समस्थानिकों की सही स्थिति, यही इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टार्च पेपर, स्टार्च पेपर जो दिया हुआ यह अम्ल क्षारक सूचक नहीं है, अम्ल क्षारक सूचक नहीं है स्टार्च पेपर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है, हाइड्रोजन से अधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे मैग्नीशियम, जिंक, उसके बाद टीना दिया हुआ है, लेड है, फेरस है, उसके बाद सोडियम है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि N2 में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या होती है कितनी। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। नाइट्रोजन में साझा इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है, 6 होती है। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। निम्नलिखित में से द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान करने के लिए कहा जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान इसमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि श्रेया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है। अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा, अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। श्रेया जो है वह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से भरी एक परख नली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कुछ मात्रा मिलाती है, तो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या होगा। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद हो जाएगा वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या के संदर्भ में के, एल और एम कोषों का क्रम क्या होगा, इसका जो क्रम है वह क्या होगा। तो इसका जो क्रम हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ है, एम बड़ा हो जाएगा एल से और एल बड़ा हो जाएगा के से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मिसर। फ्रेडरिक मिसर के द्वारा जो है सर्वप्रथम डीएनए को अलग किया गया था, डीएनए को क्या किया गया था, अलग किया गया था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 में है कि टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है, यानी कि किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो टिटनेस जो है वह लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा किसके नाम से, लॉक जॉ के नाम से भी जाना जाता है। टिटनेस का जो एक अन्य नाम है वह है लॉक जॉ। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शरीर में जल और वैद्युत अपघटनों जैसे कि इलेक्ट्रोलाइटों के संतुलन के लिए उत्तरदायी एस्टेरॉयड कौन है। सही हो जाएगा इसका एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन जो है क्या हो जाएगा, उत्तरदायी एस्टेरॉयड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉलेरा रोग होता है, कॉलेरा रोग होता है किसके द्वारा। तो कॉलेरा रोग जो होता है वह होता है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है
अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मेंडल ने मटर के पौधों के अनेक विपर्यासी दृश्य लक्षणों के आधार पर प्रयोग किए, उनमें से कुछ निम्नलिखित थे। उनमें से कुछ निम्नलिखित थे, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो दिया हुआ यानी कि झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद। क्या थे? झुर्रीदार, छोटे और सफ़ेद, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक यौन संक्रामक रोग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, यक्ष्मा, सिफिलिस, एड्स और हेपेटाइटिस बी। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक यौन संक्रामक रोग नहीं है। तो इसमें से जो यक्ष्मा है यह एक यौन संक्रामक रोग नहीं है, ठीक है। यक्ष्मा जो है जिसको कि टीबी भी कहा जाता है, यह क्या है? एक यौन संक्रामक रोग नहीं है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पे दिया हुआ है कि मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है। तो ऑक्सीकरण जो यहाँ पे जो ऑक्सी विघटन होता है वह होता है, याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। मानव शरीर में पायरुवेट का ऑक्सी विघटन कहाँ पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है वह दिया हुआ है कि मनुष्यों की छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। कुछ विशेषताएं नीचे दी गई है। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2 और 4 हो जाएगा। एक में दिया हुआ है कि ये बहुत पतली दीवारों में लगी हुई अंगुली नुमा संरचनाएं हैं। 2 में है कि ये बड़ा सतही क्षेत्रफल प्रदान करती है। और 4 में है कि रक्त कोशिकाओं द्वारा भरपूर आपूर्ति होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि किस हार्मोन की कमी के कारण मधुमेह रोग होती है। मधुमेह रोग होती है। तो इंसुलिन जो है, इंसुलिन हार्मोन, इसी की कमी की वजह से क्या होती है? मधुमेह रोग होती है, याद रखिएगा। जिसको कि मधुमेह को डायबिटीज़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डायबिटीज़ भी कहा जाता है। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप होता है कितना। शुतुरमुर्ग के एक अंडे का माप कितना होता है। तो शुतुरमुर्ग के एक अंडे का जो माप होता है वो होता है, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया हुआ 170 mm गुने 130 mm। कितना होता है? 170 mm गुने 130 mm होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ओजोन छिद्र किसके उत्सर्जन के कारण होता है। ओजोन छिद्र जो है वह किसके उत्सर्जन के कारण होता है। तो यह होता है CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के उत्सर्जन के कारण होता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ था। कार्बन व्यापार संकल्पना का प्रतिपादन किसके तहत हुआ था। तो यह हुआ था, याद रखिएगा, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। किसके तहत? क्योटो प्रोटोकॉल के तहत जो है यह प्रतिपादन जो है हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत। और क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को क्या करता है? कम करने के लिए एक संधि है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वह CO2 गैस के उत्सर्जन को कम करने के लिए एक संधि है जो 1997 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1997 ईस्वी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कम करने के लिए एक संधि हुआ था जिसे कि क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। और यह जो लागू हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल वह 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। ये भी याद रखिएगा, 2005 ईस्वी में लागू हुआ था। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ, देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसका आंसर बता देते हैं, आप लोग खुद इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 33 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ उसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 34, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन देखिए 35 नंबर, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 36 नंबर दिया हुआ है। देखिए 36 नंबर में दिया हुआ है कि किसकी जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, इसका अध्ययन है। किसके अध्ययन में जो है ये सारी चीज़ें किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेमोग्राफी। डेमोग्राफी के तहत जो है क्या होता है? जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ने के कारण जो है क्या होता है, समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलती है, ये सब के सब जो है डेमोग्राफी में अध्ययन किया जाता है। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर
आमतौर पर एक किसके आसपास बने होते थे? किसके आसपास बने होते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के घरों में कमरे आमतौर पर एक किसके आसपास बने होते थे? तो यह बने होते थे, याद रखिएगा, आंगन के आसपास। किसके आसपास? आंगन के आसपास। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि अंकिया नट एक विशिष्ट एकांकी नाटक है जो कहाँ की संस्कृति को विशेषित करती है? जो कहाँ की संस्कृति को क्या करती है? विशेषित करती है। तो यह जो नाटक है अंकिया नट, यह कहाँ की है? तो यह है असम की। कहाँ की है? असम की है। जो क्या करती है? वहाँ की संस्कृति को विशेषित करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और अब देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे कि महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? महावेली गंगा, याद रखिएगा। तो यह जो है महावेली गंगा, यह श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की? श्रीलंका की। श्रीलंका की सबसे जो लंबी नदी है वह है महावेली गंगा। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 में यहाँ पे दिया हुआ है कि निर्गम मूल्य क्या है? निर्गम मूल्य क्या है? तो निर्गम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है। क्या होता है? यह बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 41 नंबर, मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या है? ऑप्शन नंबर सी है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ 42 नंबर में। 42 नंबर देखिए, ये मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन में देखिए पूछ रहा है कि बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? बंगाल जो है किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? किसके नेतृत्व में? तो यह जो है मुर्शिद कुली खां के नेतृत्व में। किसके? मुर्शिद कुली खान। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के कौन से भाषाई राज्य का गठन किया गया? सही हो जाएगा यहाँ पे प्रथम। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। यानी आंध्र राज्य अधिनियम 1953 द्वारा भारत के प्रथम भाषाई राज्य का गठन किया गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है? वह कौन सी नदी है? तो वह नदी है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? सिंधु नदी है। यह नदी जो है, याद रखिएगा, जास्कर और लद्दाख पर्वतमालाओं के बीच बहती है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? अशोक के कंधार अभिलेखों की खोज किस वर्ष में की गई थी? तो यह खोज की गई थी 1958 ईस्वी में। 1998 ईस्वी में जो है यह खोज की गई थी, याद रखिएगा। और यह शिलालेख जो है प्राचीन ग्रीक और अरमाइक भाषा में है। किसकी? प्राचीन ग्रीक और अरमाइक भाषा में है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमालाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है महान हिमालय के नाम से। किसके नाम से? महान हिमालय के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद की चार मीनार का निर्माण करवाया था? हैदराबाद में जो चार मीनार है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा ही जो है हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था? मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। तो यह बनाया गया था होशंग शाह के द्वारा। होशंग शाह जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया? मांडू को जो है अपनी राजधानी बनाया था। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप। 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सबसे पहले किसे दिया गया था? जी शंकर कुरूप को दिया गया था, याद रखिएगा। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को नमक आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? तो यह शुरुआत की थी साबरमती से। गांधी जी के द्वारा कहाँ से शुरुआत किया गया था? साबरमती से शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है
चेन्नई में। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है इसका मुख्यालय, ठीक है। और ये बैंक जो है रिजर्व बैंक से इसका जो लाइसेंस प्राप्त हुआ था वो कब हुआ था? 2016 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश भारत में नील की खेती से संबंधित एक प्रणाली थी? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, नीज प्रणाली थी। कौन सी प्रणाली थी? नीज प्रणाली थी। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो सही आंसर है इसका 1605 ईस्वी में। 1605 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 55। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? नाहरगढ़ किला स्थित है किस राज्य में? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, राजस्थान में। नाहरगढ़ का जो किला है वो किस राज्य में स्थित है? तो वह है राजस्थान में। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 56 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर बता देते हैं। 56 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 57 और इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। और 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 59 जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11। और उसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ है कि लोहा और इस्पात उद्योगों के संदर्भ में शहरों और राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो दिया हुआ है भिलाई छत्तीसगढ़, भिलाई छत्तीसगढ़, यह क्या है? सही है। भिलाई छत्तीसगढ़ जो है यह सही है, ठीक है। उसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन 62 नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्न में से किससे संबंधित है? निम्न में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, याद रखिएगा, नगर पालिकाओं से। किससे संबंधित है? नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या धर्म की शुरुआत करी थी? सही आंसर है इसका अकबर। अकबर के द्वारा ही जो है दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी। दीन ए इलाही की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा? अकबर के द्वारा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्न में से किसका संबंध तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध और भारत में लोक सेवाओं की शुरुआत से है? किसका संबंध? तो यह संबंध है, याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध, तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वह हुआ था 1790 से 92 के बीच में। तो इनका संबंध इससे भी है। और दूसरा कि ये लोक सेवाओं की शुरुआत किए थे, ठीक है, भारत में। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन 65 नंबर कह रहा है कि मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो वह राजवंश था नंद वंश। नंद वंश के बाद जो है मौर्य वंश का शासन स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 66 में कह रहा है कि शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? शांताराम निम्न में से किस लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? तो यह लेखक हो जाएगा आपका ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स। क्या हो जाएगा? ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स जो है शांताराम नामक जो है उपन्यास लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 67 में यहाँ पे दिया हुआ है कि महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? महामघम उत्सव प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार कहाँ मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है तमिलनाडु में। कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 68 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि 1991-92 में पहला कौन सा पुरस्कार विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था? 1991-92 में। तो उस पुरस्कार का नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, याद रखिएगा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका कि अब नाम बदल के क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के अब क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। तो 1991-92 में जो यह पहला पुरस्कार मिला था वो किसको मिला था? विश्वनाथन आनंद को मिला था। और यह भारत के बहुत बड़े चेस खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड कौन सा जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? सही आंसर है हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए।
खंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, खंड 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खंड 9 हो जाएगा। 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम ने संविधान में एक नया खंड कौन सा, तो 9 जोड़कर पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे कह रहा है कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की जो नियुक्ति हुई थी वह किस वर्ष हुई थी, तो यह हुई थी 1882 ईस्वी में। कब हुई थी, 1882 ईस्वी में जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति करी गई थी। और जो हंटर कमीशन है वह किससे संबंधित है, शिक्षा सुधार से संबंधित है। ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि हंटर कमीशन जो है वह किससे संबंधित है, हंटर आयोग माफ़ कीजिएगा, तो यह है शिक्षा सुधार से। किससे, शिक्षा सुधार से, याद रखिएगा शिक्षा सुधार से संबंधित है यहाँ पे हंटर कमीशन। उसके बाद अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि इनमें से किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है। किस भारतीय राज्य का क्षेत्रफल न्यूनतम है, तो ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पे जो दिया हुआ है उस हिसाब से न्यूनतम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन देखिए 72 नंबर में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है यहाँ पे कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है। चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है, तो यह स्थित है ईरान में। कहाँ स्थित है, ईरान में स्थित है चाबहार बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार जो दिया जाता है वह किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है, तो यह क्षेत्र है हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर। हिंदी में जनसंचार माध्यम की पुस्तकों पर। ठीक है, उसके बाद अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 74 नंबर। 74 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि स्लम डॉग मिलेनियर फिल्म पुस्तक क्वेश्चन एंड आंसर पर आधारित है, जिसके लेखक कौन है, तो उसके लेखक है विकास स्वरूप। कौन है, विकास स्वरूप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 75 नंबर। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है। गीत सेठी का नाम किस खेल से जुड़ा है, तो यह जुड़ा हुआ है बिलियर्ड्स से। बिलियर्ड्स से संबंधित है गीत सेठी। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि मानवता के लिए एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर, यह कथन निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो यह दिया था श्री नारायण गुरु ने। किसने दिया था, श्री नारायण गुरु ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77 इसमें दिया हुआ है कि रंगनाथ स्वामी मंदिर को गालीगोपुरम, गालीगोपुरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गालीगोपुरम कहा जाता है। और गालीगोपुरम का अर्थ क्या है, तो गालीगोपुरम का जो अर्थ है वह है पवन मीनार। क्या है, और पवन मीनार है। ठीक है, पवन मीनार। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 78 नंबर में सेबी से तात्पर्य है, यानी कि सेबी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो सेबी का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया होता है सेबी का फुल फॉर्म। बात करें अगर सेबी की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वह हुई थी 12 अप्रैल, याद रखिएगा 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को। 1988 ईस्वी को जो है सेबी की स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 79 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 79 में कह रहा है कि वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन को किस रूप में संदर्भित किया जाता है। किस रूप में संदर्भित किया जाता है, तो यह किया जाता है व्यापार संतुलन के रूप में। व्यापार संतुलन के रूप में जो है क्या किया जाता है, इसको संदर्भित किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण सैट की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। सैट की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1992 1992 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1992 ईस्वी में स्थित है, स्थापना हुई थी। बात करें अगर इसके मुख्यालय की, तो इसकी जो मुख्यालय है वह है मुंबई में। कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, याद रखिएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, येन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा सामाजिक असमानता। सामाजिक असमानता को HDI के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, सामाजिक असमानता को, याद रखिएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर
83 जो है इसमें दिया हुआ है कि भगवान बिरसा बिरसा मुंडा जोर रस्ते योजना के अंतर्गत कितना राशि खर्च किया जाएगा, कितना राशि खर्च किया जाएगा, तो यह राशि है 5000 करोड़। कितना है? 5000 करोड़ है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 84 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं? जनवरी 2023 में रेलवे बोर्ड के जो नए अध्यक्ष और सीईओ बने थे उसका नाम है, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, अनिल कुमार लोहाटी। क्या नाम है? अनिल कुमार लोहाटी। ये देखेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि आरबीआई ने 17 अगस्त 2023 को लावारिस जमा राशि की खोज के लिए कौन सा केंद्रीकृत वेब पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया है? तो वह वेब पोर्टल है UDGAM। कौन सा है? UDGAM है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है कि ZSI के 108वें स्थापना दिवस पर 75 स्थानिक पक्षी भारत के प्रकाशन के अनुसार कितने प्रतिशत पक्षी स्थानिक है? सही आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 5%। क्या है? 5% है। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 अगस्त 2023 तक की जानकारी के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर देश कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे अमीर देश है वह है अमेरिका। कौन है? अमेरिका है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 88 कह रहा है चूज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स ईरर। ठीक है। इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें जो सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पे क्या हो जाएगा? कौन सा ईरर है? तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? ही इंजॉयज लुकिंग अ गुड गेम ऑफ बेसबॉल ऑन टेलीविजन। तो यहाँ पे जो ईरर दिया हुआ है, यहाँ पे जो ईरर दिया हुआ देखिए वह सबसे पहले ही दिया हुआ है ही इंजॉयज लुकिंग। क्या हो जाएगा? ही इंजॉयज लुकिंग। यहाँ पे क्या हो जाएगा? लुकिंग जो है यहाँ पे नहीं होगा। लुकिंग के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाचिंग हो जाएगा। लुकिंग के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाचिंग हो जाएगा। ठीक है। इसलिए यह क्या है? यहाँ पे ईरर हो जाए, ईरर है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है? कह रहा है बाइट द बुलेट। क्या कह रहा है? बाइट द बुलेट। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। डू समथिंग अनप्लीजेंट। क्या हो जाएगा? डू समथिंग अनप्लीजेंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है यहाँ पे कि कह रहा है यहाँ पे कि मैग्नानिमस मीन्स क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी में जो दिया हुआ है, चिवैलरस। क्या हो जाएगा? चिवैलरस जो है यही हो जाएगा, चिवैलरस यहाँ पे हो जाएगा। और इसका जो यहाँ पे मैग्नानिमस का जो मतलब होता है वह होता है, याद रखिएगा, उदार। क्या होता है? उदार होता है। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या कह रहा है? कह रहा है चूज द करेक्ट वर्ड फॉर द ब्लैंक। फॉर द ब्लैंक। ब्लैंक यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है ही, फिर ब्लैंक है, ऑल द ऑटम लीव्स। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? गेदर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गेदर्ड हो जाएगा। अब आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन देखिए 92 नंबर में कह रहा है कि क्रमशः 10 ओम और 30 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में समायोजित है। एक सेकेंड में प्रतिरोधों में क्षय होने वाली कुल ऊष्मा कितनी है? क्षय होने वाली कुल ऊष्मा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 0.90 जूल। क्या हो जाएगा? 0.90 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन 93 नंबर कह रहा है कि 8 डायोप्टर क्षमता वाले एक लेंस को -4 डायोप्टर क्षमता वाले एक अन्य लेंस के साथ जोड़कर रखा गया है, तो यह लेंस संयोजन किस रूप में काम करेगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के रूप में यह काम करेगा। क्या करेगा? 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के रूप में यह काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि एक बैटरी से संयोजित किसी चालक में धारा I प्रवाहित होती है। यदि चालक का प्रतिरोध 4 गुना कर दिया जाता है तो प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? तो यहाँ पे जो प्रवाहित धारा हो जाएगी, याद रखिएगा, वो हो जाएगा पहले इसकी 1/4 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पहले की 1/4 हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि एन फेरो वाली एक परिवर्ती धारावाही वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो इसका जो परिमाण हो जाएगा वो हो जाएगा एन। क्या हो जाएगा? परिमाण एन हो जाएगा। ठीक है। परिमाण एन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 96 नंबर में। देखिए 96 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नांकित चित्र में एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण के मार्ग को दर्शाया गया है, तो आपतन कोण और विचलन कोण को क्रमशः किसके द्वारा दर्शाया गया है? देखिए फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, फिगर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अब आइए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चार ऑप्शन दिया हुआ है, सर्दी, बहन, लड़की और घड़ी। इसमें से कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा का उदाहरण कौन है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा सर्दी। क्या हो जाएगा, सर्दी जो है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन है कि नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है। सही आंसर है इसका गुणाकार मूल्य। गुणाकार मूल्य जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 99 कह रहा है कि ज्ञान प्लस मतूप से कौन सा पद बनेगा। ज्ञान प्लस मतूप से कौन सा पद बनेगा। तो वह पद बनेगा यहाँ पे ज्ञानवान। क्या बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, याद रखिएगा। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज का, और क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो काव्य मीमांसा के कवि है राजशेखर। कौन है, राजशेखर है। तो दोस्तों ये था रुक्मिणी पब्लिकेशन जो वॉल्यूम 2 बुक लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस कांस्टेबल रिटन एग्जाम 2023 के लिए। आज हम लोग इसका जो 10वां टेस्ट सीरीज जो है वह पूरा कवर किए। इससे पहले हम लोग 9 टेस्ट सीरीज पूरा देख चुके थे। तो अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको फ्री में इसका आंसर टिक किया हुआ पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो सेम ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।